स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ पॉइंट्स को पढ़े थे, जिनमें था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई थी, इसका काल निर्धारण कैसे किया गया, इसका नामकरण किस प्रकार हुआ था और हम इसके उद्भव के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएँ पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इतिहासकारों ने प्राचीन समय को 3 भागों में विभाजित किए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिसके संबंध में हमें कोई भी जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है और उसको पढ़ने में भी सफलता हासिल नहीं हुई है। दोस्तों लिखित जानकारी प्राप्त हुई ही नहीं या होगी ही नहीं तो उसको पढ़ने में कैसे सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद आदि ऐतिहासिक समय उस समय को कहा जाता है, उस काल को कहा जाता है जिसके संबंध में हमें लिखित स्रोत तो लिखित जानकारी तो मिलती है, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उस समय को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। फिर हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक समय। तो ऐतिहासिक समय या ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी भी है और इसको हम लोग पढ़ने में सक्षम भी है। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का उपयोग व्यापक स्तर पे किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि एक नगर होने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है, जैसे सुव्यवस्थित घर, लंबी चौड़ी सड़कें, जल प्रबंधन की व्यवस्था इत्यादि, सभी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वान थे। अब हम लोग देखते हैं, ये एक शांति प्रिय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 2000 से ज़्यादा स्थलों की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन कहीं से भी युद्ध संबंधी कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका कला और स्थापत्य के संबंध में। तो इसकी लिपि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है और इसको ब्रुस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 64 मूल अक्षर और 400 चित्राक्षर पाए गए हैं और इसको ब्रुस्टोफेदन अर्थात गोमुद्रिका लिपि भी कहते हैं। गोमुद्रिका लिपि भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इसमें जो लिखने की पद्धति थी, दाएं से स्टार्ट होकर के ये बाएं जाती थी, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, यही क्रम जारी रहता था। जो कि कोई गाय जो मूत्र त्याग करती है और आगे बढ़ती जाती है तो वो कुछ इस प्रकार की ही आकृति बनाती है। इसी आधार पे इसको गोमुद्रिका लिपि भी या ब्रुस्टोफेदन भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, इसके जो मृदभांड पाए गए हैं उनमें से बहुत सारे या अधिकांश मृदभांडों पे लाल रंग की कोटिंग की हुई रहती थी। और मृदभांड के अलावा हम लोग देखें तो इनके पास तांबे के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यदि हम लोग बात करें इसके आभूषण के संबंध में, तो ये लोग सोना, चांदी, तांबा,
सीप और हाथी दांत से बने हुए आभूषण का उपयोग करते थे। यदि हम बाट की बात करें, उस समय तो सामानों का आदान प्रदान नहीं किया जाता था, विनिमय प्रणाली थी। तो उस समय जो बाट का प्रयोग किया जाता था वो एक चर्ट नामक पत्थर रहता था, उसी के आधार पे माप क्रिया की जाती थी, जो 16 की इकाई में रहती थी, जैसे 16, 32, 64, 160, 320, इसी क्रम में ये आगे बढ़ती जाती थी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मूर्तियाँ। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वो टेरिकोटा, तांबे और पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। टेरिकोटा की अधिकांश महिलाएं की मूर्तियाँ और बच्चों के खिलौने और बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तन मृदभांड में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं तांबे की मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो बहुत ही सिंधु सभ्यता के बहुत ही उन्नत मूर्ति कला को दर्शाता है। और मोहनजोदड़ो से ही एक वृषभ की सांड की मूर्ति भी मिली थी, जो सिंधु सभ्यता के उचित मूर्ति कला या कहें उसके निपुणता को दिखाते हैं। फिर हम लोग बात करें पत्थर की मूर्ति, तो पत्थर की मूर्ति भी कई जगह से प्राप्त हुई है, लेकिन इनमें से टेरिकोटा की जो मूर्ति होती थी वो ज़्यादा उतना सुदृढ़ रूप में नहीं पाई गई है जितने तांबे और पत्थर की मूर्ति पाई गई है। हम लोग बात करते हैं इसके मोहरे जो प्रचलन में थी, वो सेलखड़ी नामक एक पत्थर था, मुलायम पत्थर था। उसका उपयोग मोहरे बनाने के क्रम में किया जाता था। मोहरों का उपयोग पहचान के लिए, सुरक्षा के लिए किया जाता था। जैसे किसी व्यक्ति का कोई सामान रहता था तो उस पर अपनी पहचान रखने के लिए मुहर का प्रयोग करते थे, और यदि कोई सामान कहीं दूसरे जगह भेजना था तो उस सामान को पैक करके उस पर मुहर अंकित कर देते थे, जो मिट्टी की बनी होती थी। यदि कोई बीच में उसे खोलने की कोशिश करते तो वो टूट जाता। मुहरों से और सारे कार्य भी लिए जाते थे। अब हम लोग बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत बड़ी वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सामाजिक जीवन के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सभी पुरातात्विक अवशेष के आधार पर ही आश्रित है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए कोई लिखित जानकारी तो हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक अवशेष के आधार पे ही है। इसलिए यहाँ पे वर्ण व्यवस्था तो प्रचलन में नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर था, जो धनी और गरीब वर्ग ज़रूर थे, क्योंकि दुर्ग जो बने हुए थे, शहर का जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचे स्थानों पे और शहर का निचली हिस्सा पूर्वी स्थानों पे बने हुए थे। ऊपरी हिस्से में धनाढ्य लोग रहते थे, जबकि निचले हिस्से में गरीब लोग या जनसामान्य लोग रहा करते थे। लेकिन इतिहासकारों ने यहाँ पे कुछ वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ बोले हैं, जो यहाँ का समाज 4 वर्गों में बटा था। 4 वर्गों में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और यहाँ की जो समाज थी मातृसत्तात्मक थी। ऐसा अनुमान इतिहासकारों ने इस कारण लगाया है कि यहाँ से जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिला की ही मूर्ति मिली है। इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इसका समाज मातृसत्तात्मक था। अब हम लोग बात करें इसके मनोरंजन के साधन के बारे में।
तो ये लोग पासा खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, शिकार करना और पशु पक्षियों की लड़ाई, पशु पक्षियों की लड़ाई, ये सभी इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। यदि हम बात करें आभूषण के संबंध में, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग व्यापक स्तर पे करते थे। और एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सामाजिक जीवन था उसको उचित समतावादी भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े और गरीब अमीर जो थे उनमें ज़्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको उचित समतावादी, सिंधु घाटी सभ्यता को उचित समतावादी समाज भी कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी अंत्येष्टि क्रियाएं कैसे होती थी। तो अंत्येष्टि क्रियाएं 3 प्रकार से किए जाते थे, पूर्ण दफन, आंशिक, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण दफन से मतलब है जो लाश को एक अंडाकार गड्ढे में खोद कर डाल दिया जाता था और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता था। ये पूर्ण दफन जो वर्तमान समय में मुस्लिम संस्कृति की पद्धति है, उसी प्रकार की पद्धति उस समय अपनाई जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं आंशिक दफन इसको कह सकते हैं। इसमें लाश को किसी खुले हुए स्थान पर रख दिया जाता था और पशु पक्षी जानवर इसको खा जाते थे। जब जो भी अवशेष बचा हुआ रहता था उसको फिर से दफन कर दिया जाता था। इस प्रकार ये आंशिक दफन था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्ण समाधिकरण, जो वर्तमान की हिंदू संस्कृति से मिलती जुलती है। इसमें लाश को पूर्ण रूपेण जलाकर उसके राख को किसी घड़े में डालकर रख दिया जाता था। इसको हम लोग पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा दोस्तों, लोथल और कालीबंगन से युगल सावधान दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। इसको देखकर बहुत सारे इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं जो यहाँ सती प्रथा भी हो सकती है, लेकिन इस पे अभी कोई बात नहीं बनी है, अर्थात यह अभी सस्पेंस में ही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन की जानकारी भी हम लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य जो अवशेष हैं उसी के आधार पर मिलती है। लिखित जानकारी होने के बावजूद भी अभी तक तो कोई पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं जो उनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी कोई और अच्छे से विस्तार से जानकारी मिल सके। जो भी जानकारी है वो सभी पुरातात्विक अवशेष पर ही आधारित है। इतिहासकारों का मानना है कि व्यापारी वर्ग के जो आदमी थे वही सिंधु घाटी सभ्यता का शासन प्रशासन का कार्य देखा करते थे, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुरोहित वर्ग के द्वारा एक पुरोहित की अर्धमूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, उसको पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। और इतिहासकारों का कहना है कि पुरोहित राजा के द्वारा शासन प्रशासन का कार्य किया जाता था। यदि हम लोग बात करें इसके आर्थिक जीवन के बारे में, तो कृषि इसके जीवन का मुख्य आधार था, आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो बसी हुई थी उसके पास लगभग 7 बड़ी नदियां के बीच में ही वो बसी हुई थी, इसलिए वहाँ आसपास में सिंचाई की भी सुविधा थी और मिट्टी भी उपजाऊ थे, इसलिए यहाँ कृषि की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी। सिंधु घाटी के लोगों को 9 फसलों की जानकारी थी, जिनमें गेहूँ और जौ प्रमुख थे। और एक चीज़ यहाँ दोस्तों नोट कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता वासी ने ही सबसे पहले कपास का प्रयोग कपास
का उपज किए थे, जिसको मेसोपोटामिया में सिंधु कहा गया, सिंधु कहा गया, जिसे बाद में ग्रीक या यूनानियों ने इसको सिंडन कहा है, सिंडन। यदि हम लोग बात करें इसके धार्मिक जीवन के बारे में, एक पशुपालन छूट गया दोस्तों, पशुपालन और व्यापार के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था, क्योंकि जितनी सारे भी शहरें मिली हैं तो बिना व्यापार के शहरों का विकास संभव ही नहीं लगता है। इसलिए ये भी अनुमान लगाया जाता है यहाँ व्यापार बहुत ही उन्नत अवस्था में थे और यहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे। अब हम लोग बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन के बारे में। तो मंदिर का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2000 से ज़्यादा स्थलों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन कहीं भी मंदिर का प्रमाण जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आद्य शिव, जिसको पशुपति भी कहा गया, उसकी उपासना करते थे। इसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, जिसमें गेंडा, एक मोहर की आकृति मिली थी जिसपे बीच में एक शिव, एक व्यक्ति की आकृति है, उसके चारों बगल गेंडा, भैंसा, बाघ, हाथी और नीचे 2 हिरन की आकृति मिली है, जिसे मार्शल साहब ने आदि शिव कहे हैं। और इससे अनुमान लगाते हैं कि वे लोग आदि शिव की उपासना करते थे। और हम लोग बात करते हैं उर्वरा की देवी की उपासना। ये लोग उर्वरा की देवी की उपासना भी करते थे। इसका प्रमाण हम लोगों को हड़प्पा से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, क्योंकि हड़प्पा से एक मिट्टी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की महिला की मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि ये उर्वरता की देवी होगी और सिंधु घाटी वासी उर्वरा देवी की उपासना किया करते होंगे। इसके अलावा सिंधुवासी सूरज, पीपल, नदी, नाग, वन देवी की पूजा करते थे और एक श्रृंगी बेल की भी पूजा करते थे। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कुंवर वाला सांड था, क्योंकि बहुत सारे मोहरों पे, अधिकांश मोहरों पे कुंवर वाले सांड की आकृति ही बनी हुई है। और दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, इसकी जानकारी भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलती है, क्योंकि बहुत सारे मृदभांडों पे स्वास्तिक चिन्ह की आकृति दिखाई पड़ती है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके विस्तार, प्रमुख स्थल और पतन को देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।